आइए प्रकाश की क्वांटम प्रकृति यानी फोटॉन्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न में हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। इस लाइट बल्ब से हमें 4 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश मिल रहा है। अब क्वांटम नेचर के अनुसार यह बल्ब कुछ फोटॉन्स उत्सर्जित कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस लाइट बल्ब से प्रति सेकेंड कितने फोटॉन्स उत्सर्जित यानी एमिट हो रहे हैं। इसे कैसे हल करें? तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि एक फोटॉन की ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, ये मुझे पता है। हम प्लैंक के समीकरण से कह सकते हैं कि यह ऊर्जा प्लैंक के स्थिरांक प्लैंक कांस्टेंट h तथा प्रकाश की आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का गुणनफल होती है। तो यह एक फोटॉन की ऊर्जा है और मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी दोनों पता है, इसलिए हम प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब इससे हम प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या की गणना कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ मुझे पावर आउटपुट दिया गया है। इसका मतलब है कि मुझे पता है कि यह बल्ब 100 जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। वॉट का यही मतलब होता है ना? तो चलो इसे लिख लेते हैं। मुझे पता है कि शक्ति यानी पावर 100 जूल प्रति सेकंड है। इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रही है। अब इस जानकारी और एक फोटॉन की ऊर्जा का उपयोग करके हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रति सेकंड कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं? तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस बारे में सोचिए। तो अगर हम इन दोनों को किसी तरह से आपस में जोड़ सकें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो यह कुल ऊर्जा की तरह है और यह एक फोटॉन की ऊर्जा है। तो इनके बीच में कुछ संबंध होगा, है ना? और वो क्या है? मान लेते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन्स की संख्या n है। अब अगर प्रति सेकेंड n फोटॉन्स निकल रहे हैं और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा इतने जूल है, तो प्रति सेकेंड कुल ऊर्जा n गुणा e होनी चाहिए। सोचिए अगर ये 2 जूल है और प्रति सेकेंड 100 फोटॉन्स निकल रहे हैं तो कुल ऊर्जा 100 गुणा 2 यानी 200 होगी। तो मुझे पता है कि प्रति सेकेंड निकलने वाली कुल ऊर्जा n गुणा e होनी चाहिए और मुझे पता है कि यह 100 जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। तो अब हम इसे बराबर करके n की गणना कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से n का मान ज्ञात करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब इसे साथ में हल करते हैं। तो सबसे पहले हम अलग से फोटॉन की ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है और फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकेंड होता है। तो जब भी संभव हो इकाइयों को, यूनिट्स को लिखें और ये सुनिश्चित करें कि हम सही इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कैंसिल हो जाता है और हमें जूल मिलता है जो हमें चाहिए था। और इसे हल करने पर हमें मिलता है 26.4 × 10⁻⁻20 जूल। तो अब हमें इसका मान पता है, इसलिए हम n की गणना कर सकते हैं। n बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड बटे प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा यानी 26.4 × 10⁻⁻20 जूल। और इसे हल करने पर हमें n बराबर 3.8 × 10⁻20 मिलता है। जूल कैंसिल हो जाएगा तो बचा प्रति सेकेंड। तो यहाँ प्रति सेकेंड 3.8 × 10⁻20 फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो ये है हमारी प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले, एमिट होने वाले फोटॉन्स की संख्या। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जबकि ये उतने बड़े नहीं हैं। तो अगर आपके सामने एक ट्यूबलाइट है या बल्ब है तो इसे चालू करें और कल्पना करें कि इतनी बड़ी संख्या में फोटॉन्स प्रति सेकेंड निकल रहे हैं। चलिए एक और सवाल हल करते हैं। इस बार हमारे पास उसी फ्रीक्वेंसी की लेज़र लाइट है। इसकी फ्रीक्वेंसी बल्ब की फ्रीक्वेंसी के समान है। हमने वही फ्रीक्वेंसी इसलिए ली ताकि हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करने से बच जाएं। यहाँ हम प्रत्येक फोटॉन के लिए उसी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं जो हमने पहले निकाली थी। तो फोटॉन्स की ऊर्जा वही रहेगी क्योंकि आवृत्ति वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। तो इस बार हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी की लेज़र लाइट है जिसका प्रकाश दीवार पर गिर रहा है और इस बार हमें तीव्रता यानी इंटेंसिटी दी गई है। और सवाल फिर से वही है कि यहाँ प्रति सेकेंड कितने फोटॉन्स दीवार से टकरा रहे हैं। इसे कैसे हल करेंगे? तो पहला स्टेप समान ही है। तो हमने पिछले प्रश्न में एक फोटॉन की ऊर्जा निकाली थी, तो ये मुझे पता है, लेकिन मुझे पावर यानी शक्ति नहीं पता। अब अगर पावर ज्ञात होती तो हम इसे पहले प्रश्न की तरह हल कर लेते, लेकिन इस बार हमें इंटेंसिटी दी गई है। और इंटेंसिटी का क्या अर्थ होता है? इंटेंसिटी और पावर में क्या अंतर होता है?
तो आप इकाइयों से ही देख सकते हैं कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी प्रति एकक क्षेत्रफल पावर होती है, प्रति यूनिट एरिया पावर होती है। तो इंटेंसिटी मुझे बता रही है कि प्रति सेकेंड 5 जूल ऊर्जा प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर गिर रही है। यानी अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र होता तो प्रति सेकेंड इतनी ऊर्जा गिरती, लेकिन वह ऊर्जा यहाँ केवल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में गिर रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी पावर होगी। मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में इतनी पावर है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी पावर होगी। जब एक बार हमें ये पता चल जाएगा तो हम इसे पहले की तरह ही हल कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं पॉज करें और एक बार इसे स्वयं करके देखने की कोशिश करें। चलिए, एक बात जो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इंटेंसिटी के लिए कोई फॉर्मूला प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम इसे लॉजिकली यानी तार्किक रूप से हल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप चीज़ों को लॉजिकली समझ कर करते हैं तो वे अधिक समझ में आती हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें करने में अधिक मज़ा भी आता है। चलिए ठीक है, तो हमें इंटेंसिटी पता है, उससे हम पावर कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमें ये गणना करनी है कि इस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी पावर गिर रही है। तो पावर होगी इंटेंसिटी, जो कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पावर होती है, गुणा क्षेत्रफल एरिया, है ना। पावर निकालने के लिए मुझे बस इंटेंसिटी को एरिया से गुणा करना होगा। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी 5 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे एरिया से गुणा करें। एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर है, तो चलिए पहले इसे बदलते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक, लेकिन मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इसे स्क्वायर करना होगा, मतलब इसका वर्ग लेना होगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम इसे 2 गुणा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है 5 गुणा 2 बराबर 10, 10 गुणा 10 टू द पावर -4, और ये होता है 10 टू द पावर -3। तो इतने वॉट या जूल प्रति सेकंड ऊर्जा इस दीवार पर हर सेकंड गिर रही है। अब इससे हम ये गणना कैसे करें कि प्रति सेकंड कितने फोटॉन्स इस दीवार पर गिर रहे हैं। तो पहले की तरह ही मान लेते हैं कि n फोटॉन्स प्रति सेकंड दीवार से टकरा रहे हैं। जब भी आपको फिजिक्स या मैथ्स में किसी चीज़ का पता ना हो, उसे n या x मान लें। अब अगर प्रति सेकंड n फोटॉन्स टकरा रहे हैं और अगर फोटॉन की ऊर्जा E है, तो प्रति सेकंड गिरने वाली कुल ऊर्जा n गुणा E होनी चाहिए। तो यह बराबर होना चाहिए n गुणा E के, और इसलिए n प्रति सेकंड दीवार से टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या होनी चाहिए 10 टू द पावर -3 जूल प्रति सेकंड बटे E, जो हमने पहले निकाला था, यानी 26.4 इंटू 10 टू द पावर -20। और इसे हल करने पर हमें मिलता है 0.038 इंटू 10 टू द पावर 17 फोटॉन्स प्रति सेकंड, और इसे बदलकर हम 38, यहाँ हम दशमलव को 3 स्थान खिसका रहे हैं, तो यहाँ 3 कम हो जाएंगे, यानी 10 टू द पावर 14 फोटॉन्स प्रति सेकेंड। तो इतने फोटॉन्स प्रति सेकेंड दीवार से टकरा रहे हैं। अंत में मेरे पास आपके लिए कुछ बोनस सवाल हैं और हम चाहेंगे कि आप उनके बारे में बिना इस कैलकुलेशन को देखे सोचें। तो अगर हम प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें लेकिन तीव्रता इंटेंसिटी वही रहने दें, तो इस संख्या पर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि तब अधिक फोटॉन्स दीवार से टकराएंगे या कम फोटॉन्स दीवार से टकराएंगे? वीडियो को पॉज करके इस पर विचार करें। चलिए अब हम बताते हैं कि हम इस बारे में कैसे सोचेंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो हर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अब प्रत्येक फोटॉन पहले से अधिक ऊर्जा ले जा रहा है, इसलिए मुझे इस ऊर्जा को ले जाने के लिए कम फोटॉन्स की आवश्यकता होगी। सही बात है ना? अगर आप इसे यहाँ भी देखें तो ये साफ है, हर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ गई है लेकिन इंटेंसिटी वैसे ही है, इसलिए यह संख्या समान है। तो अब फोटॉन्स की संख्या घट जाएगी। चलिए एक और सवाल, इसके बारे में बिना यहाँ देखे लॉजिकली सोचें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वही रखें लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा? अब दीवार से टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या में क्या परिवर्तन होगा?
ठीक है, अब चूंकि आवृत्ति समान है, फ्रीक्वेंसी समान है, तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा वैसी ही रहेगी, लेकिन हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो कुल ऊर्जा इनपुट बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि दीवार से टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर हम आवृत्ति को वैसा ही रखें और तीव्रता को बढ़ाएं तो हम दीवार से टकराने वाले फोटॉन्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं।